नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वासु जी सेंटर पे। और लास्ट क्लास में हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हम लोग पाषाण काल को पढ़े थे। ठीक है, और पाषाण काल को हम लोगों ने ख़त्म किया था। आज की इस क्लास में हम लोग आदि ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे का तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसलिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई एक बार यहाँ से तरह तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी को इकट्ठा करेंगे और यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के तरह अगर पूरे विश्व में अगर दोस्तों आप स्टडी करोगे तो पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग सभ्यता देखने को मिला था, और 4 महत्वपूर्ण सभ्यता जिसका नाम आपको याद रखना जरूरी है। तो वो 4 विश्व के महत्वपूर्ण सभ्यता में से एक सिंधु घाटी सभ्यता भी है। तो बाकी के 3 कौन कौन से, वो भी मैं आप सबको समझा देता हूँ। देखिए, अगर विश्व के प्राचीनतम मुख्य 4 सभ्यता के बारे में अगर देखें आप, तो पहला जिसे हम लोग नील नदी की सभ्यता कहते हैं, इसी को मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता है। या तो नील नदी की सभ्यता कहिए या मिस्र की सभ्यता, दोनों इसी को कहा जाता है। उसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम लोग स्टडी करते हैं, और फिर चीन की सभ्यता, और उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम लोग स्टडी करते हैं, जो भारत का एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता था उस समय, जिस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो इसके खोज से रिलेटेड तरह तरह की जो है वो फैक्ट हैं, या फिर इसका विस्तार को लेकर के, इसके नामकरण को लेकर के, इन तमाम बिंदुओं के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, इस वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे तो अगर आप किसी स्टेट पीसीएस के भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इवन कि मेंस के एग्जाम जब आप लिखेंगे और अगर इन सारे टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको किसी भी तरह की कोई हेजिटेशंस नहीं होगा। इस मतलब हर एक टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि कहानी की तरह आप लोग को समझा दें, और उससे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो भी हम आप लोग को दिमाग में बैठा दें। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में 4 सभ्यताओं में से एक जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसी को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए, हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, इसके बारे में, इसकी खोज के बारे में अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग फैक्ट है कि आखिर इसका खोज में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आइए हर एक पॉइंट्स को मैं अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले 1826 ईस्वी में, यहाँ पे एक डेट देख रहे होंगे, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता जो क्षेत्र मिला है ना, इन्होंने एक्चुअल में इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। ठीक है, तो 1826 ईस्वी में इन्होंने पाकिस्तान का कई बार दौरा किया। हालांकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका मुख्य रूप से आपको पाकिस्तान के एरिया में, अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो 1826 ईस्वी का वह समय था जब चार्ल्स मेसन ने ये पाकिस्तान के क्षेत्र का दौरा किया था। और जब वो दौरा किए, जब वहाँ के बारे में उन्होंने स्टडी किया, वहाँ के बारे में जब उन्होंने अध्ययन किया, तो उनको ये फील हो गया, एहसास हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। हालांकि इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, लेकिन उनको ये अंदाजा लग चुका था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो 1826 में पाकिस्तान का दौरा किसने किया? तो चार्ल्स मेसन ने किया था। जब उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने एक अपनी पत्रिका था, नैरेटिव ऑफ जर्नी, ये पत्रिका से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किस पत्रिका में बताया गया था, या फिर किस पत्रिका के माध्यम से बताया गया था। तो इसका आप याद रखेंगे, नैरेटिव ऑफ जर्नी एक पत्रिका थी जिसपे चार्ल्स मेसन ने जब 1826 ईस्वी में दौरा किया तो यहाँ के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी। हालांकि बहुत ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया गया पूरे विश्व के द्वारा, लेकिन कुछ ही समय के बाद जस्ट 1856 ईस्वी में, यहाँ पे आप तो थर्ड पॉइंट देख रहे होंगे, 1856 ईस्वी में 2 इंजीनियर भाई थे,
और दोनों इंजीनियर भाई जो काम कर रहे थे पाकिस्तान का जो 2 जगह था, वो दोनों जगह का नाम एक शायद लाहौर, ठीक है? लाहौर के बीच में वो क्या कर रहे थे, रेलवे ट्रैक को बिछा रहे थे, ठीक है? ये दोनों कौन थे? तो दोनों भाई थे और पाकिस्तान में 1856 ईस्वी में, इसको बर्टन ब्रदर कहा जाता है। कराची से लाहौर के बीच में ये रेलवे लाइन को बिछा रहे थे। कब? 1856 ईस्वी में। 2 इंजीनियर भाई थे जिनका नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, इसलिए इसको शॉर्ट में बर्टन ब्रदर भी बोले जाते हैं। पेशे से ये इंजीनियर थे। इनको काम मिला था 1856 ईस्वी में, कराची से लाहौर के बीच में वो रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। अब रेलवे ट्रैक बिछाने के क्रम में ये दोनों भाई को कुछ ईंटें मिलते हैं, मतलब एक बहुत बड़े-बड़े, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, अवशेषों के बारे में जब पढ़ाएँगे, तो वहाँ पे हम आप लोगों को बताएँगे कि यहाँ का ईंटे का साइज़ जो होता था, वो अभी के ईंटों की साइज़ की तुलना में बहुत बड़ा हुआ करता था। तो उन्होंने देखा कि एक ढाँचा में कुछ ईंटे के आकार में मिल रहा है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि उनका काम था रेलवे लाइन बिछाना। उन्होंने क्या किया, उन सारी चीज़ों को बिछा करके और अच्छे से प्रॉपर ढंग से रेलवे लाइन बिछा करके और वो निकल गए, ठीक है? तो वहाँ से जो अवशेष मिले थे, ये ईंटा वगैरह, उसका उसके बारे में ये बर्टन ब्रदर्स बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देते, हालाँकि उनको मिला था ये प्रमाण, ये साक्ष्य उनको मिला था, लेकिन उन्होंने रेलवे ट्रैक को बिछा करके और अपना काम खत्म किया। ये रेलवे ट्रैक कराची से लाहौर के बीच में बिछाया जा रहा था, ठीक है? और ये शायद कराची समुद्री तट के बगल में पड़ता है ना? कराची। तो ये 1856 की कहानी थी, लेकिन समय बीतता चला गया। 1853 से 1856 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक व्यक्ति, इन्होंने इस क्षेत्र का कई बार दौरा करते हैं, और कई बार दौरा करने के क्रम में, देखो लगेगा, कई बार दौरा करने के क्रम में उनको अलग-अलग तरह की चीज़ें जो है वहाँ मिलती है। हालाँकि अलेक्जेंडर कनिंघम भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं बता पाए, लेकिन हाँ, इन्होंने भी कुछ जानकारियाँ उसके बारे में दिया। फाइनली एक व्यक्ति हैं जो 1921 ईस्वी में भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, ठीक है? अब सर जॉन मार्शल जो है, इसके बारे में, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा विस्तार ढंग से बताते हैं। अब ये सर जॉन मार्शल कौन थे? तो भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे 1921 ईस्वी में। हालाँकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई का काम जो शुरू हुआ था, वो अंग्रेज़ों के समय में हुआ था, ठीक है? 1921 ईस्वी में ही इसकी खुदाई के काम शुरू हुई थी, और आप सबको पता है कि 1921 ईस्वी में भारत में जो था वो ब्रिटिशों का शासन चल रहा था, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। तो 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने क्या किया, इसके बारे में विस्तार में बताया, और उन्होंने कंप्लीट जानकारी निकाली। कंप्लीट जानकारी निकाली तो इन्हीं के नेतृत्व में सन 1921 ईस्वी में खुदाई का कार्य शुरू हुआ। अब खुदाई का कार्य शुरू हुआ तो पहला स्थल जो खोदा गया था, दैट वाज हड़प्पा। वह स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो अलग अलग जगह थे, इसलिए दोनों जगह के खुदाई के लिए दो अलग अलग नेतृत्वकर्ता रखे गए थे, और दोनों भारतीय थे। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन दो भारतीय नेतृत्वकर्ता थे जिनके नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई है? तो ध्यान रखेंगे, हड़प्पा की खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था, और सबसे पहला स्थल जिसको खोदा गया था ब्रिटिश के टाइम में। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन इसकी जानकारी विशेष रूप से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के समय में मिला। जब हमारे यहाँ भारत में जब ब्रिटिशों का शासन चला था, उस समय इसके बारे में जानकारी मिली, क्योंकि आप देखेंगे 1856 ईस्वी में लगभग अंग्रेजों का शासन, 1826 अंग्रेजों का शासन था, 1856 अंग्रेजों का शासन का ही दौर था, 1853-56 ये सारे अंग्रेजों, 1921 जो है वो अंग्रेजों का ही शासन का दौर था। तो दो भारतीय नेतृत्वकर्ता, एक राय बहादुर दयाराम साहनी, जिनके नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई का कार्यभार दिया गया, और एक थे राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो, दो प्रमुख शहर सिंधु घाटी सभ्यता के, फर्स्ट वन हड़प्पा और सेकेंड जो है मोहनजोदड़ो। तो राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा और राखलदास बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो, ये दोनों अलग अलग जगह पे दो भारतीय नेतृत्वकर्ता के देख रेख में ये खुदाई चालू हुआ। हालांकि जो मेन थे वो थे सर जॉन मार्शल, ठीक है? तो जब खुदाई शुरू हुआ ना, तो खुदाई के क्रम में बहुत सारे अवशेष मिले, तरह तरह की चीज़ें मिली। आगे के क्लास में जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सारी चीज़ें डिटेल में हम आप लोगों के लिए कर देंगे। तो खुदाई के क्रम में बहुत सारी चीज़ें मिली और बहुत कुछ देखने को मिला, ठीक है? तो ये था खोज के बारे में। तो खोज के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे, 1826 ईस्वी से इसकी कहानी शुरू होती है। वह व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन।
जो पाकिस्तान का कई बार दौरा करते हैं, लेकिन वो अपना एक पत्रिका था नैरेटिव ऑफ जर्नी में, उसमें इसके बारे में वो बताते हैं। उसके बाद फिर 1856 में 2 भाई, इंजीनियर भाई, जिसको बर्टन ब्रदर्स कहा जाता है, उसमें से जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों भाई थे, जो जिनको रेलवे ट्रैक बिछाने के क्रम में कुछ ईंटें प्राप्त होते हैं, वहाँ के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन वो ईंटा वगैरह को बिछा करके और वो अपना काम करके निकल जाते हैं। उसके बाद 1853 से 56 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो इस क्षेत्र का कई बार दौरा करते हैं, और फाइनली आपका जो सर जॉन मार्शल है, इनके नेतृत्व में खुदाई का काम 1921 ईस्वी में शुरू हो जाता है। पहला जो स्थल खोदा गया था दैट वाज हड़प्पा। तो ये तो कुछ खोज के सब बारे में था। अब आइए, जब इसको खोजा गया ना, तो हालांकि खोजा तो गया था ब्रिटिश के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में। अब सवाल ये उठा कि आखिर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता मिला, उसका ड्यूरेशन क्या रहा होगा, ये किस टाइम पीरियड का है, ये सबसे बड़ा सवाल था कि ये कब का है, या आखिर एक नगरीय सभ्यता था, ध्यान रखेंगे, ये आखिर किस समय एग्जिस्ट करता था, इसको लेकर के तरह तरह के जो है वो असमंजस बनने लगे। तो अगर टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो टाइम ड्यूरेशन को लेकर के कई तरह के कहानियां जो है वो फेमस है। तो आइए हम आप लोग को समझा देते हैं। सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने जो अपना व्यू दिया, उन्होंने जो अपना विचार दिया, सर जॉन मार्शल का कहना था कि यह जो नगरीय सभ्यता था, भारत का प्राचीन नगरीय सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ये आज से 3250 से 2750 साल पहले का उन्होंने बताया कि ये लगभग 3 से साढ़े मतलब 3200 साल पहले की एक सभ्यता है ना, जहाँ पे लोग रहते थे। वही अगर डीपी अग्रवाल का माने तो डीपी अग्रवाल ने किसी भी जीवाश्म की अगर आयु निकालना हो तो हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते होंगे तो कार्बन 14 पद्धति को अपनाया जाता है। तो C14 पद्धति को अपनाते हुए उन्होंने कहा कि यह सभ्यता 2300 से लेकर 1750 के बीच में रहा होगा। अब क्वेश्चन ये दोनों से पूछा जाता है। अब देखिए, पहला मत सर जॉन मार्शल का इसलिए आया था क्योंकि अभी मैंने आप सबको बताया कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई का काम है वो शुरू हुआ था। इसलिए पहला मत किनका आता है तो सर जॉन मार्शल का आता है। ये बताते हैं कि 3250 से 2750 ईस्वी के बीच में यह नगरीय सभ्यता रहा होगा। वही डीपी अग्रवाल का अलग मानना है कि इन्होंने कहा कार्बन 14 का यूज करते हुए कहा कि 2300 से लेकर के या 1750 के बीच की सभ्यता हो सकती है। अब ये तो टाइम ड्यूरेशन को लेकर के था। अब आ जाइए नामकरण, इसका नाम क्या होगा। भारत में नामकरण एक जो है ना बहुत बड़ी प्रथा है, और ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है, तो इसलिए इसके नामकरण को भी लेकर के कई मतभेद है और अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। देखिए, इसका नामकरण देखें तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, या फिर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका कई कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है, देखिए अगर मेंस वगैरह में आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बैठा करके लिखना होगा। तो सबसे पहला समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों नाम दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि पहला जो स्थल खोदा गया था दैट वाज हड़प्पा, और हड़प्पा जो था वो सिंधु नदी के किनारे लाई करता है। सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा, और ज्यादातर खुदाई के क्रम में जो भी स्थल मिले थे ना वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द में मिले थे। इसलिए चूंकि सिंधु नदी बहुत फेमस नदी है, इंडस रिवर बहुत ही फेमस रिवर है, दैट्स वाई इसका नाम जो रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। इस पे अलग अलग मत है। उसी तरह से बहुत लोगों ने इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा, क्योंकि खुदाई के क्रम में प्रारंभ में खुदाई तो शुरू हुआ था हड़प्पा से, लेकिन खुदाई करते 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 सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी के किनारे भी बहुत सारे इसके अवशेष मिले, बहुत सारे स्थल मिले। तो इस वजह से इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। हालांकि सरस्वती नदी अभी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसको उसी आधार पे सिंधु सरस्वती नदी भी कहा गया। और फिर एक हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण बस यही था कि अगर किसी चीज़ का नामकरण करना हो तो भारत का एक परंपरागत व्यवस्था है, भारत का ये कल्चर है कि देखिए जहाँ पे जिस जगह का खुदाई पहले हुआ है या फिर खुदाई जहाँ से प्रारंभ हुआ उसी स्थल के नाम से उसका नाम रख दिया जाता है। तो अभी मैंने आपको आप सबको बताया कि राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा के स्थल को खोदा गया था। इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो नामकरण को लेकर के किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2-3 पॉइंट को मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को क्लियर कर दिया। सबसे पहले खोज, कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज
को लेकर के क्या क्या मत है, इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया इसका टाइम ड्यूरेशन, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता कब लाई करता था, ये कब एग्जिस्ट करता था। और फिर नामकरण के बारे में बता दिया, क्योंकि इसका अलग अलग नाम जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा माना जाता है। तो इसका देखिए ये सब मेंस वगैरह में ज़्यादातर पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव इधर से आपका बन सकता है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन से बन सकता है। अब आइए कुछ इसकी विशेषता, देखिए विशेषता से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो विशेषता से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए इसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। अगर पूछ देगा कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की व्याख्या कीजिए, इस तरह से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो ध्यान रखेंगे, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो एक नगरीय सभ्यता, मैं बार बार इस शब्द को यूज कर रहा हूँ, नगरीय सभ्यता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स मिले हैं, जो बस्ती मतलब एक तरह से जो शहर बसा हुआ था ना, वो एकदम नगर व्यवस्था में, जैसे अभी का जो नगर होता है ना, तो नगरीय व्यवस्था में बसा हुआ था, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और यह भारत का सबसे पहला नगरीय सभ्यता था। हालांकि आमतौर पे ये माना जाता था जब तक कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीनतम सभ्यता भारत के लोग मानते थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई अंग्रेजों के समय में, तब सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन हो गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता। और ये नगरीय सभ्यता था, क्योंकि यहाँ के जो घर सड़क सब कुछ नहाने का और घूमने वगैरह का सब सारी व्यवस्था जो है वो शहर की तरह ही मिला था। उसके बाद सेकेंड जो इसकी विशेषता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन का मतलब है, इसके पहले वाला क्लास को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आप सबको बताया था कि देखिए सबसे पहले हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे, फिर कांस्य युग को पढ़ेंगे, फिर लौह युग को पढ़ेंगे। तो ऐसा मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर लोग जो हैं वो कांसे का यूज़ किया करते थे, और कांसा जो है तांबा और टीन से बना होता है, ये सबको पता है। तो कांसा का सबसे ज़्यादा यूज़ होता था इस टाइम ड्यूरेशन में, जब ये नगरीय सभ्यता था, इस वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांसा की बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिला है। और तीसरा जो है ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। अब आदि ऐतिहासिक सभ्यता मैंने आप सबको बताया इससे पहले वाले वीडियो में। देखिए दो चीज़ आप कर लीजिएगा, अगर इससे पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, और इसके पूरे क्लास देखिए, इसको और भी बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, वहाँ से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पे जाएंगे, हमारे चैनल के नाम से एप्लीकेशन को सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता इसको क्यों कहा गया, मैंने बताया था कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला जो था उसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो था वो आदि ऐतिहासिक, देखिए आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। अब आदि ऐतिहासिक सभ्यता में मैंने एक चीज और बताया था आप सबको, प्राग ऐतिहासिक में बताया था कि वहां पे जितने भी चीजें मिले थे वो सारे पुरातात्विक स्रोत मिले थे, लेकिन आदि ऐतिहासिक में हमने बताया था कि यहाँ पे कुछ लिखित प्रमाण मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इस वजह से इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लिखित प्रमाण मिले हैं, और लिखित प्रमाण मिला तो जरूर है लेकिन इसको पढ़ा अभी तक नहीं गया है, ठीक है। तो इस वजह से इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता। इसके अलावा अगर इसकी विशेषता देखें तो यह सभ्यता माना जाता है कि एक बहुत ही शांतिपूर्ण सभ्यता था, शांति प्रिय सभ्यता था। कारण क्या है, देखिए आमतौर पे जितने भी सिविलाइजेशंस होते हैं, जितने भी सभ्यताएं होती है ना, वो एक दूसरे से लड़ झगड़ करके, आप राजा महाराजाओं के बारे में भी जब पढ़ेंगे तो एक जो डायनेस्टी है दूसरे पे वो क्या करता है, हमला करता है, तो लड़ाई झगड़ा ये होते रहता है। लेकिन इस सभ्यता में ऐसा कोई भी अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि लड़ने से रिलेटेड कोई हथियार मिला हो, या फिर ऐसा कोई गोला बारूद मिला हो, या फिर लड़ाई से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इस वजह से ये माना जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो एक शांति प्रिय सभ्यता था। यहाँ पे लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे, और एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था था यहाँ पे। नगरीय व्यवस्था तो था ही, लेकिन यहाँ का समाज भी जो था वो बहुत ही सुंदर था। जब हम आगे की पढ़ाएंगे
मेंस टाइप का जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे, तो वहाँ पे हम आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे अगर वहाँ की सामाजिक स्थिति को पढ़ेंगे, राजनीतिक स्थिति को पढ़ेंगे या आर्थिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ों को हम बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझा देंगे। बस धैर्य रख करके आप लोग क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। अब आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है इसका एक और विशेषता था कि आमतौर पे अगर वैदिक सभ्यता को देखेंगे या फिर जितने भी सभ्यता को देखेंगे, वो या तो कृषि पे निर्भर है या फिर और अन्य चीजों पे निर्भर है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता ये है कि ये व्यापार प्रधान सभ्यता था। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो व्यापार किया करते थे। हालांकि ये बता पाना मुश्किल होगा कि ये व्यापार किनके साथ करते, तो हो सकता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बीच में ये व्यापार आदान प्रदान होता होगा, या फिर जो आपने पढ़ा कि विश्व में कई ऐसे प्राचीन सभ्यताएं थे जिसके बीच में ये व्यापार हो सकता है। तो देखिए, ये बस आप याद रखेंगे कि इसकी विशेषता में एक विशेषता ये भी थी कि यह काल जो था या सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो एक व्यापार प्रधान सभ्यता था, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर व्यापार किया करते थे, ज्यादातर जो है वो ट्रेडिंग किया करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जाना। हालांकि देखिए, आज ऐतिहासिक का जो क्लास है ना, जिसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आप जितना बेहतरीन ढंग से जितना समझ के पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और यहाँ से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वजह से इस चैप्टर को हम एकदम डिटेल में आप सबको पढ़ाएंगे, हर एक पॉइंट टू द पॉइंट्स हम आप लोग को क्लियर करेंगे। हालांकि एक चीज आप लोग और याद रखेंगे कि इसका नामकरण के बाद एक चीज और याद रखेंगे कि इसका उद्भव को लेकर के भी अलग अलग मत थे कि आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता का जब उदय हुआ तो किस आधार पे हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से लोग आए, कौन थे यहाँ जो बसे हुए थे। तो इसका अगर उद्भव के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको और भी विस्तार पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें कुछ विदेशी मत थे, विदेशी मत में सुमेरियन सभ्यता को लोग जो ज़्यादा फेवर करते थे, तो इसमें से कुछ विदेशी मत थे जो विदेशी इतिहासकार इसका सपोर्ट करते थे, इसका समर्थन करते थे। वही कुछ स्थानीय मत भी माना जाता है। तो स्थानीय मतों का मानना था, कुछ भारत के इतिहासकारों जैसे राखालदास बनर्जी जो थे, उनका मानना था कि ये जो यहाँ के जो लोग थे वो द्रविड़ सभ्यता या फिर द्रविड़ लोग थे, इन्होंने ही ये हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। तो ऐसे उद्भव का या फिर जो कहाँ से लोग आए, इसको भी लेकर के अलग अलग मत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका और भी पार्ट्स आएंगे, और भी वीडियोस आएंगे, तो आप उसको मिस ना करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता हो, अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर दें। और बाकी इसके और भी बेहतरीन ढंग से क्लास के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट PDF इसका आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो वहाँ से आपको टोटल, चाहे वो प्राचीन हिस्ट्री हो या मेडिएवल हिस्ट्री, मतलब एंशियंट हो, मेडिएवल हो या मॉडर्न हो, सबका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ एप्लीकेशन भी आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और क्लासेस भी कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसी तरह के नए क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।